हाय गुड मॉर्निंग। आज मैं हिस्ट्री क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिस चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। जब हम किसी इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा तीन ही मकसद होता है। ये घटना कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तारीखें क्या महत्वपूर्ण होती है। तारीखें क्या महत्वपूर्ण होती हैं, कितनी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किसका राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आम सभा के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याप्त माना जाता है। आप लोगों को भी यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, सब तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इतिहास को लोग उबाऊ सब्जेक्ट मान के वे साइड करते आए हैं, क्योंकि लोग समझते हैं इतिहास में है ही क्या, सिर्फ तारीख पढ़ना है, सिर्फ तारीख पढ़ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह थी और उसमें क्या बदलाव हैं। जैसा हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। ऐसा है कि लोग इतिहास को बहुत उबाऊ सब्जेक्ट मानते थे, पर इतिहास उबाऊ सब्जेक्ट नहीं है, जानने की सब्जेक्ट है। इसलिए ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतिहास इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम पहले और बाद में की बातें करते हैं। आप कभी अपने दादाजी से पूछ करके देखिएगा, क्या आज जो गाड़ी रोड पर इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही थी, पहले भी ऐसी गाड़ियाँ चलती थी? नहीं। दादाजी बताएंगे कि नहीं, पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, अब ये धुएं वाली गाड़ियाँ चलती हैं। रोज़मर्रा में आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखोगे। क्या आपको क्या लगता है शुरू से ऐसे आए? बहुत सारे बदलाव आते रहे हैं। तो ये इतिहास एक अच्छा विषय है, जिससे हम आज की दुनिया और पहले की दुनिया में तुलना कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों में कई ऐतिहासिक चीज़ें देखते हैं, जिस पर सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कुछ हमें दिख रहा है तो हमेशा ऐसा ही हो रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति के सड़क के किनारे चाय के घूंट को भरते देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आप जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने की कोशिश करें कि किसी ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय की लोगों की चीज़ों को जानकारी कैसे मिलती है। आप रोज़मर्रा की चीज़ों में बहुत सारे ऐसे काम करते होंगे, या फिर अचानक आप कभी देखे होंगे तो आपको कोई पुल, गाड़ी या फिर पुल के ऊपर, या फिर आप मेट्रो ट्रेन में चलते होंगे तो आपको लगता होगा क्या ये शुरू से ट्रेन ऐसे चलती है, या फिर लंबी दूरी तय करते होंगे तो क्या आपको लगता था कि इतनी लंबी दूरी पहले के लोग कैसे तय करते होंगे। बहुत सारे चीज़ जो है हम लोगों को सोचने पर ये मजबूर कर देता है कि पहले और अब में क्या अंतर है। इसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कोटेशन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ब्राह्मण बेटों में यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कोटेशन दिया हुआ है। चित्र 1 ऊपर के चित्र दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनवे को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था।
भारत पर अंग्रेज की विजय की सार्थक रेनल का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे सभी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की आग्रह कर रहे हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि क्या बोल रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई हिंदुस्तानी है, अपना ग्रंथ को सौंप रहा है इस रानी को, और क्या बोल रहा है कि ये लीजिए, ये मेरा ग्रंथ है और आप इसकी अब रक्षा कीजिएगा। चित्र 1 को ध्यान से देखिए। चित्र किस प्रकार की उपनिवेशवाद का बोध कराता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समाज के बारे में सोचने को हम लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है। समय को हमेशा साल, महीने या पैमाने में नहीं देखा जा सकता। कभी कभी ऐसी प्रक्रियाओं कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती आ रही। भारत के लोगों ने अचानक ही सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसलिए ये धीरे धीरे उनके जवान पे चढ़ा और आज सभी लोग चाय पीते। इस तरह ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन के दिन की शुरुआत, अर्थव्यवस्था या समाज के दिन के बदलाव आए, हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो लोग फिर इतिहास के तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं कोई ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। किसको इतिहास माना जाता था? जो बड़ी बड़ी घटना हो, बड़ी बड़ी तारीखों पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो, उसे ही हम इतिहास मानते थे। इतिहास माना जाता था। इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहास लिखते थे कि कौन से साल में राजा ने ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उनकी लड़ाई हुई। इन घटनाओं को निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासकारों में तिथि का महत्व बना दिया गया। पहले के लोग क्या करते थे कि इतिहास में तिथि का महत्व इसलिए बना दिया क्योंकि राजा कब शादी हुआ, कब राजा का जन्म हुआ, कब उनके बच्चा हुआ, कब कौन सा युद्ध जीता, ये सब को दर्शाने के लिए तिथियों को वो क्या किए, महत्वपूर्ण बना दिए। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा कि आपके इतिहासकार सारे मुद्दों और दूसरों के सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। इस तरह पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने हैं, बाजार किस तरह के फैले हैं, किस तरह की रियासतें बनी हैं, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज का किस तरह से बदले। अब पहले का बुक में इतिहास को इम्पोर्टेंट दिया गया था क्योंकि वहाँ राजाओं का प्रशंसा की जा रही थी, लेकिन अब के बुक में पिछले 2-3 साल से आप पढ़ते आए होंगे कि कैसे पहले के लोग कैसे अपनी रोजी रोटी चलाए थे, अनाज कैसे उगाए थे, पहला जानवर कैसे पाले थे, उन समय उनके रहने की व्यवस्था कैसे हुई थी, उनकी जो भी व्यवस्थाएं थे, जो भी रहने की, कितना उन्नत समाज था, आखिर ये सब का समाप्त कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुआ, वो किस संस्कृति में रहते थे, इस तरह को इम्पोर्टेंट दिया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है, देखिए एक राजा है जो कि एक घोड़े पे बैठा हुआ है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती थी। पुराने विज्ञापनों में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार हुए और किस तरह से नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात को संकेत करता है। यहाँ देखिए लिप्टन चाय जो कि आज भी दिखाई दे रहा है। लोग को लगता था कि लिप्टन चाय, विज्ञापन का असर हमारे बहुत असर छोड़ता। आज भी वही कोई महंगे प्रोडक्ट हो, पाउडर क्रीम हो, उसे हीरोइनों को लगा के दिखाते कि अरे ये हीरोइन लगाई तो इतनी गोरी हो गई, यही क्रीम लगाई इसलिए ऐसा दिखती है, और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन सी तारीख है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है कौन सी तारीख है।
कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द-गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे हमें अपने महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों को ध्यान देते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटेबल के साथ खत्म होते हैं तथा अलग अलग अध्यायों में हम पूरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेल्जी, बेंटिंक, डलहौजी सबके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखे, यानी कि ब्रिटिशकारों ने वो क्या किए हैं कि भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं उनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं वो उनको दर्शाया गया है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से वॉरेन हेस्टिंग्स जाने जाते हैं और लास्ट है लॉर्ड माउंटेबल, और उनके बीच में भी इतने सारे गवर्नर जनरल थे। लॉरेल कैरिंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ाते हैं। इतने सारे गवर्नर जनरल के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है और ब्रिटिश इतिहासकारों ने हर एक गवर्नर जनरल के कार्यों को विस्तारपूर्वक दर्शाया है। इतिहास में गवर्नर जनरलों के वायसराय के कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। इतिहास के इन किताबों में सारे तारीखों को महत्वपूर्ण अधिकारी और उनके अधिकारियों नीतियों की उपलब्धि के आधार पर तय होता था। लोगों के जीवन को क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों को विषय में बन जाता था। जो ब्रिटिश लोग हैं वो इतिहास लिखे तो वो क्या किए, ऐसा किए कि जितने भी उनके गवर्नर जनरल थे उनके जीवन में क्या कार्य हुआ उनको लंबे लंबे व्याख्या कर दिया। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरल के इतिहासों को चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह, वर्गों, गतिविधियों को किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। अध्यायों में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। मतलब हम जब भी कोई इतिहास लिखते हैं तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस तरह से ले आते हैं और हर इतिहास को हर पार्ट एक उस नेक्स्ट पार्ट से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि आसानी से लोग समझ सके, याद रखा जा सके, पेशे करने के मदद होती है। इतिहास गवर्नर जनरल के जीवनों के इर्द गिर्द चलता है। हम भारतीयों के गतिविधियों को कोई मायने नहीं रखा, उनके लिए कोई जगह नहीं होती है, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हम जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी ब्रिटिशकार इतिहास लिखे थे वो सिर्फ गवर्नर जनरल की तिथियों के बारे में लिखे थे। तो हम भारतीय अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करें? तो क्या वही तिथि को उपयोग करें या फिर कोई नई तिथि लाए? इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथा और तस्वीर उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। ब्रिटिश काल के जो इतिहासकार थे वो बस अपने ही गवर्नर जनरल और उनके ही कारनामा और उनके गौरव गाथाओं को, मतलब अच्छे कामों को दर्शाया जाता था। बाकी भारतीय क्या कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा जी रहा है, वो किस तरह से जी रहे हैं, उन पे जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ एक चित्र है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग्स है जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उनका शाही पोज देख सकते हैं आप। इस चित्र के साथ उनका गाथा भी लिखा गया है। हम अवधियों को कैसे तय करते हैं? अब हम यहाँ पे जानेंगे इतिहास में कि हम अवधियों को तय कैसे करते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम अवधियों को तय कैसे करते। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के नामक का एक किताब लिखी। कौन सा किताब? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और किसने लिखी? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने। इस किताबों में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांट दिया गया। इस निर्धारण का ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या भारतीय इतिहास को समझने के इसके तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते, इसलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। सहारे हम समय बांटते हैं, एक अवधि को दूसरी अवधि के बीच में बदलाव के महत्वपूर्ण होता है। मिल को लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था, जहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का बोलबाला था। जेम्स मिल मानते थे कि भारत जैसे देश में, एशियाई देश में, समाज में कुछ भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को शोषित किया जाता था, लोग अंधविश्वास में डूबे रहते थे। ऐसा जेम्स मिल का मानना था कि उनके आने से पहले यूरोप से बहुत पीछे है भारत, पर उन्हें पता नहीं था कि भारत बहुत अच्छा और संपन्न देश था। उनके आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्था, कानूनों को लागू किया जाए। मिल तो यहाँ तक भी सुझाव दिए थे कि अंग्रेज भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान, सुखी जीवन प्रक्रिया। उनका मानना था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। उनका मानना था कि भारत बहुत पिछड़ा, बहुत गरीब, अंधविश्वासी, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ जातिगत भेदभाव, ये मानने के लिए थोड़ा सा जातिगत भेदभाव के चलते बाहर से आए लोगों के सामने भारत की ये सोच थी कि भारत में कुछ भी नहीं है, कोई भी शिष्टाचार नहीं है, भारत में कोई तरक्की नहीं है। अगर तरक्की करना है तो पूरे भारत पे कब्जा करना होगा। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार दौर था। इस तरह की धारणा स्वीकार किया जा सकता है? इस तरह की धारणा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनका मानना था कि भारत में शिक्षा, ज्ञान कुछ भी नहीं था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत थी क्या? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। अंग्रेज द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर भारतीय इतिहास आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल वर्ग में बांट के देखते कि इस विभाजन की अपनी ही समस्याएं हैं। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जो बांटा गया, अगर उसको दिया जाए तो भारत में इतिहास को बांटा जा सकता था प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में। देखते हैं इस विभाजन की अपनी समस्या थी। इतिहास उन खंडों के बारे में ही बांटते हैं और समझ भी है पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता, आधुनिकता, ताकतों के विकास का युग माना जाता है। क्या हम अपनी अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे अपना सकते हैं?
जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेज शासन में लोग अपनी समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास की ओर प्रगति दौर था। आप जैसा कि देख सकते कि अंग्रेजों के समय में जो स्थिति थी भारत की, वो बहुत खराब स्थिति थी। कोई विकास, कोई प्रगति नहीं। अंग्रेज जो भी काम करते थे सिर्फ अपना ही सोच करके करते थे, ना कि हम भारतीयों के बारे में थोड़ा भी सोचते थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते थे। बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते थे कि जब अंग्रेज हमारे पर शासन कर रहे थे तो उस युग को बहुत सारे इतिहासकार कहते थे औपनिवेशिक युग। अरे चलो करने चलिए। औपनिवेशिक क्या होता, अब हम जानेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था में समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने ही सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे हो तो इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते। इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं कि जब हम इसमें पढ़ेंगे कि जब औपनिवेशिक काल भारत पर, मतलब कोई दूसरा देश किसी देश पे अगर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है तो क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने फ़ायदों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ वही खेती कराते हैं जो उनको फ़ायदा दे, वही काम कराते हैं जो उनको फ़ायदा दे, वही काम करवाएं जो उनके रीति रिवाज के अनुसार फ़ायदा हो। ब्रिटिश काल में सारे काम ऐसा ही हुए, यहाँ तक कि हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति बदलाव आते। इसी प्रकार को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। तो क्या औपनिवेशिकरण किसे कहा जाता है? जब किसी देश के द्वारा किसी देश में वहाँ के जो पूरी तरह से उसे बदलाव कर दे, अपने दबदबे के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सब का सब बदल दे, को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब में हमारे अतीत यानी कि अतीतों को केंद्रीकरण नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? भारत इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार को कौन सा स्रोत को इस्तेमाल करते थे? तो प्रशासन अभिलेखाकार क्या इस्तेमाल करते थे? प्रशासन अभिलेख तैयार किया करते थे। अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि जिन चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सामाजिक जांच साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था। उन्होंने क्या किया कि एक प्रशासन अभिलेख तैयार किए। उस अभिलेख में क्या किए, उन्होंने जो भी अपने नियम बनाए, जो भी अपना नीति बनाई, जो भी निर्देश दिए, वो जो भी जांच किए, उसमें सब सुरक्षित रखे, उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। समझदारी से चलते ज्ञापन, टिप्पणी या प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति पैदा होती है। अंग्रेज को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज पत्रों को संभाल कर भी रखना जरूरी है। अंग्रेज क्या करते थे? वो एक काम अच्छा करते थे, जो भी निर्देश देते थे, जो भी नीति बनाते थे, जो भी योजना बनाते थे, उनको वो क्या करते थे? संभाल कर रखते थे। उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं को अभिलेख कक्ष में बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, पंचायत सचिवालय, कचहरी सब अपने रिकॉर्ड रूम में होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए। क्या किए कि वो महत्वपूर्ण जो भी दस्तावेज हो
उसके कानूनी तौर से जो भी वो काम करते थे उसको रखने के लिए वो क्या किए, वो एक अभिलेखागार बनाए यानी आर्काइव बनाए और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को अभिलेख देखा जा सकता है। आप वहाँ के जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अफसरों के ऊपर दिया प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी और उन्हीं खुशनसीबों को माहिर लिखते थे। खुशनसीब यानी सुलेखनीय ऐसे लोग होते थे जो सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी और तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों व दस्तावेजों को प्रतियां भी बनाई जाने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत तक क्या होने लगा कि छपाई शुरू हो गया और छपाई शुरू होने के बाद वहाँ पे अलग अलग दस्तावेज बनाने लगे और रखे जाने लगे। आपको यहाँ देखिए ये एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है अभिलेखाकार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार 1920 दशक में बनाया गया। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया वहाँ वहाँ हर जगह इस तरह का एक अभिलेखाकार बनाए और वहाँ पर सारे निर्देश, नीति, योजना को और कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज थे वहाँ संभाल के रखे। जब नई दिल्ली में निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखाकार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए जाते थे। इससे पता चलता था कि अंग्रेज को सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। और ये कहाँ बनाए जाते थे, जहाँ उन्होंने अपना वायसराय रखा हुआ था, और ये संग्रहालय और अभिलेखाकार जहाँ वो अपने सारे दस्तावेज को सुरक्षित रखते थे। यहाँ एक छोटा सा नोट्स है। गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी गई। सन 1946 में भारत को औपनिवेशिक सरकारी शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों सिपाहियों के बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उसी समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों को पर कब्जा कर ले और शाही नौसैनिकों जहाज़ों को अभी भी बंदरगाह से बाहर ही रखे। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेश विद्रोहियों को गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक की निगरानी में है। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रस्थानों पर सैनिक घातक तैयार किए गए। किसी भी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। देखिए ये जो है ये एक दस्तावेज है जो एक तरह का रिपोर्ट है कहाँ कहाँ का, कराची, मुंबई, विशाखापट्टनम, और इस दस्तावेज को बनाया गया और इसे अभिलेखाकार में अच्छी तरह भेजा गया है। और यहाँ पर देखिए भेजने वाला का नाम भी दिया हुआ है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट, फाइल संख्या 521, गृह राजनीतिक प्रकार। ये एक अंग्रेज अच्छा काम करते थे। ये परंपरा आज भी हमारे देश में चली आ रही है। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।